आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों के साथ साथ कराची को भी मानसून के खतरनाक स्पेल का सामना। पंजाब से सिंध में दाखिल होने वाले सैलाब से निमटने की तैयारियों में मसरूफ सिंध हुकूमत को कल से होने वाली बारिश ने ही हिलाकर रख दिया है। कल और आज अलील सुबह मानसून सिस्टम के बरसने से कराची भर में सैलाबी सूरत हाल। कराची का थड्डो डैम ओवरफ्लो कर गया है और नदियों ने दरियाओं का रुख धार लिया है। नाजरीन, कराची के तालीमी इदारे बंद। वजीर आजम ने कराची की सूरत हाल का नोटिस लेते हुए NDMA को सिंध हुकूमत और सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी कर दी हैं। महकमा मौसमियात ने भी बारिश के 6 खतरनाक स्पेल्स की पेशनगोई करते हुए खबरदार किया है कि इस सिस्टम से कराची में मजीद 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है और इससे अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। कराची में कल से जारी मानसून के खतरनाक स्पेल से वक्फे से तेज और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। अब तक कराची में 129 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। कराची का थड्डो डैम ओवरफ्लो हो चुका है और हब में वाटर के 6 डैम भर जाने और फिर थड्डो डैम के ओवरफ्लो से मलीर और लियारी की नदियां भर चुकी हैं, जिससे सैलाबी पानी मुल्का आबादियों में मुंतकिल हो चुका है। डैम का ताकतवर सैलाबी रेला M9 मोटरवे से भी जा टकराया है और सादी टाउन और स्कीम 33 में दाखिल हो चुका है। अब लियारी नदी की तुगयानी से FB एरिया, शफीक कॉलोनी, हसन नोमान कॉलोनी, सुराब गोट, मलीर, मच्छर कॉलोनी, खमीसू, झोकियो गोट और न्यू कराची के बाज इलाके बुरी तरह इंपैक्ट हो चुके हैं। डैम के सैलाबी रेले से नाजरीन मोटरवे ज़ेर-ए-आब आ गई है, जिससे कराची ता हैदराबाद मोटरवे बंद कर दी गई है। मोटरवे के अतराफ मुतअद्दिद रिहायशी आबादियों में 4 से 5 फुट तक सैलाबी पानी जमा हो चुका है, जिससे लोग अब घरों में महसूर हो चुके हैं। जामगोट, मलीर के मकाम पर शराय भुट्टो का जेर तामीर हिस्सा भी सैलाब की नजर हो चुका है। सुपर हाईवे के करीब गडाब नदी में भी 7 अफराद डूब चुके हैं, जिनमें से एक खातून समेत 2 की लाशें निकाली जा चुकी हैं, लेकिन दीगर 5 की तलाश अभी भी जारी है। बारिश के बायस 150 से जायद फीडर स्ट्रिप होने से कराची के मुख्तलिफ इलाके एज वी स्पीक गुज़िश्ता कई घंटों से अंधेरे में डूबे हुए हैं, जबकि रेस्क्यू 1122, PDMA और पाक फौज की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशंस में मसरूफ हैं। कश्तियों के जरिए मुतासरा लोगों को महफूज इलाकों में मुंतकिल किया जा रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सादी टाउन, जिना एवेन्यू, लियारी नदी और कुरंगी कॉजवे समेत दीगर मुतासरा इलाकों का दौरा किया है और वो ये दावा कर रहे हैं कि सूरत हाल अभी भी हुकूमत के कंट्रोल में है। जो दरिया का फ्लड आ रहा है, तैयारी हमारी पूरी तरीके से हुई है। हमने तैयारी तो सुपर फ्लड 9 लाख से ऊपर भी अगर पानी आए उसकी की हुई है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भी 6-6.5 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है उससे भी कम आएगा। इस वक्त तक 5,02,000 या 3,000 की पीक है जो कि गुजर चुकी है और पानी रिड्यूस हुआ है। तैयारी हमारी पूरी है। मेयर कराची ने भी रात को फौज से मदद तलब कर ली है और ज़िलाई इंतजामिया और तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं, मगर लियारी नदी में इतना पानी कभी नहीं देखा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ये दावा कर रहे हैं। हमने पाक फ़ौज को रिक्वेस्ट की है कि उनकी मदद हमें रेस्क्यू के लिए दरकार है। मैं शुक्रगुजार हूँ कमांडर कोर 5 का कि उन्होंने हमारी मदद की और पाक फ़ौज के दस्ते भेजे। कार्रवाई इस वक्त चल रही है। अभी हमारा सारा टारगेट जो है ना वो रेस्क्यू का काम है। हमारा शहर है, हमारे लोग हैं, सारे इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। EBM कॉजवे और कोरंगी कॉजवे को बंद करने का फ़ैसला किया और बाद में लिंक रोड जो है पुरानी वाली उसको भी हमने बंद करने का फ़ैसला किया और बुनियादी वजह यही थी कि जो पानी का रेला आ रहा था उससे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। कराची में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम है, लोग घरों में महसूर हैं। महकमा मौसमियात अभी मज़ीद बारिशों का खदशा जाहिर कर रहा है। कराची की सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी काबीना इजलास से खिताब में मुतासरा खानदानों की इमदाद और बहाली के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत जारी कर दी हैं। सैलाब का दूसरा खतरा नाजरीन पंजाब को तबाह करने के बाद अब सिंध के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। गुड्डू बैराज और सक्कर बैराज पर दरमियानी दर्जे और कोठरी बैराज पर अभी निचले दर्जे का सैलाब है, मगर आइंदा 24 से 48 घंटे सिंध के लिए इंतहाई क्रिटिकल हैं। हेड त्रीमू से आने वाले नए सैलाबी रेले के बायस मुल्तान भी अगले 48 घंटों के लिए हाई रिस्क पर है।
अब हेड पंजनद, हेड सिंधनाई और गंडा सिंहवाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और अगरचे सिंध हुकूमत तो यह दावा कर रही है कि पंजाब से आने वाले सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। 8 से 9 लाख क्यूसेक तक सैलाबी रैले को हम बासानी गुजार लेंगे, लेकिन पंजाब की तबाही को देखकर यह खदशा बदस्तूर कायम है कि सिंध भी हाई रिस्क पर है, जबकि अगले 3 दिन जनूबी पंजाब बिलखसूस मुल्तान के लिए भी इंतहाई तशवीशनाक हैं। नाजरीन, मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर और रहीम यार खान को भी शदीद खतरात लाहक हैं। जलालपुर पीरवाला में 3 दरियाओं के सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। हिफाजती बंद में अचानक शगाफ पड़ने से जलालपुर की नवाही बस्तियां जेरे आब आ चुकी हैं और जलालपुर पीरवाला से अब तक 4750 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। वजीर आला पंजाब ने भी आज जलालपुर पीरवाला का दौरा किया है। पंजाब में इस वक्त 26 अजला के 4300 देहात सैलाबी रैले में डूबे हुए हैं। 3661 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका जेरे आब है, कंप्लीटली फ्लडेड। 18 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। कपास, चावल, तिल, मकई, चाराजात की तबाही की वजह से 536 अरब रुपए का नुकसान जाहिर किया जा रहा है। बस्ती और जनूबी पंजाब में चावल की 60% फसल डिस्ट्रॉयड, तबाह हो चुकी है। पंजाब के 42 लाख लोग सैलाब से मुतासिर हैं और 13 लाख बेघर हो चुके हैं। सैलाब के इस खतरे के गुजर जाने के बाद जहां मुतासिरीन की बहाली और किसानों की आबादकारी एक संगीन चैलेंज होगी, वहीं सबसे बड़ा खतरा ग़िज़ाई अशिया की किल्लत और कीमतों में होशरबा इजाफा होगा। यू नीड टू टाइटन योर बेल्ट्स बिकॉज दिस इज वेरी मच इंडीड अ क्राइसिस विच इज अनफोल्डिंग। चावल, गंदम, आटा, सब्जी की कीमतों को अभी से पर लग चुके हैं। आटे के नर्ख 15 रुपए किलो बढ़ चुके हैं और टमाटर 400 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। माहिरीन ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि आइंदा 1 से 2 माह तक चावल और सब्जियों की कीमतों में 200% तक इजाफा देखने में आएगा। और सैलाबी पानी फसलों में खड़ा है और अगर ये खड़ा रहा, इसे निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं मिला और अगर ये जहरीला पानी 8-10 दिन मजीद खड़ा रहा तो फसलों की रही सही कसर भी खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, इस मुल्क का किसान पहले ही पिसा हुआ है। गंदम की फसल कट कर आई तो किसान को ये उम्मीद थी कि इसकी मेहनत का फल उसे जरूर मिलेगा, मगर अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की तरफ से गंदम का रेट फिक्स नहीं किया गया। इसी वजह से गंदम 1800 रुपए में फरोख्त हुई और इस पर किसान का खर्चा 33 से 3400 रुपए आया। सो जस्ट डू द मैथ, मतलब कि किसान को नुकसान में अपनी गंदम फरोख्त करना पड़ गई। कल तक यही पंजाब हुकूमत जो ये क्लेम कर रही थी कि हम रेट्स नहीं फिक्स कर सकते, वी आर बाउंड बाय डील्स एंड एश्योरेंसेस टू द IMF, आज बारहा गंदम के रेट मुकर्रर करने के हवाले से पंजाब हुकूमत ने 3000 रुपए रेट गंदम का मुकर्रर करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सो सादा लफ्जों में किसानों को एक बार फिर धोखा दिया गया और इन्हीं नुकसान और जो इनको नुकसानात पे दर पे हो रहे हैं गोइंग ऑन फ्रॉम द लास्ट 1.5 ईयर नाउ, बहरहाल इसका अजाला करना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन नाउ। इस मुल्क की इकॉनमी ज़र्रात पर खड़ी है और किसानों के साथ ये सलूक नहीं जारी रह सकता। सैलाब आए, फसलें तबाह हों, घर उजड़ जाएं, माल मवेशी लुट जाएं, पानी में बह जाएं, इससे ब्यूरोक्रेसी, सियासी इलीट की क्या वाबस्तगी है? दिस विल बी द बिग क्वेश्चन दैट विल बी रेज्ड इन पाकिस्तान इन द कमिंग वीक्स। अशराफिया और उनकी पॉलिसीज, उनकी अपने फैसले, अपने बच्चे, माल, घर बार और ये डिस्पैरिटी बहुत वाज़ेह होकर सामने आने लगी है। नाज़रीन, आपको बताते चलें, इस कौम के गरीब अवाम, किसान, पंजाब के गरीब अवाम बहुत मुश्किल में है। इस मुश्किल में मजीद इजाफा होने जा रहा है। हुकूमत को मुश्किल की इस घड़ी में मुतासिरीन सैलाब की बिजली के बिल माफ़ करने चाहिए, किसानों का आबियाना माफ़ करना चाहिए और जो घर तबाह हो चुके हैं हुकूमत इनकी बहाली का प्रोग्राम फिल फॉर दे। और जो ज़र्रात और माल मवेशी का नुकसान हुआ है, हुकूमत को यह भी चाहिए कि वो फौरी तौर पर इसका अजाला भी करे और दुखी अवाम के सर पर अपना हाथ रखे। दिस विल बी द बिगेस्ट थीम इन द कमिंग वीक्स। इसी हवाले से हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं सैयद महमूद बुखारी साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। इरफान अली साहब DG PDM में भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगाज़ करूंगी, पहले फरमाई दीजिएगा कि सिंध में अभी क्या एक्सपेक्टेड है, कितना पानी जो है वो मजीद अभी रिसीव करने जा रहे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। इस वक्त ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो मुल्तान की क्रिटिकलिटी तो अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ जो पंजरत का मुकाम है वो भी अब बड़ा ग्रेजुअल इंक्रीज वहाँ पे पानी का हो रहा है और इस वक्त तकरीबन 6.25 लाख क्यूसेक्स वहाँ पे पंजरत के मुकाम पर है और स्टिल इट्स इन इंक्रीजिंग ट्रेंड। और आपने देखा कि 48-72 घंटे पहले भी 6,09,000 क्यूसेक्स का जो पहला रेला था
वो पेंजनत के मुकाम से डाउन स्ट्रीम फिर आगे कोट मिठन की तरफ बढ़ता हुआ गुड्डू से सिंध में दाखिल हो रहा है। और अब भी ये जो तकरीबन 6-6.5 लाख क्यूसेक्स ये कल अपनी पीक अटेन करता हुआ ये गुड्डू से पंजनत से नीचे फिर इसमें साथ क्योंकि इंडस भी मिलेगा तो अल्टीमेटली ये 7-7.5 लाख क्यूसेक्स मिनिमम ये सिंध की हदूद में दाखिल हो जाएगा। जी सर, ओके, एंड स्टे विद मी फॉर अ मिनट। महमूद बुखारी साहब, आपसे आपके पास आऊंगी। देखिए, सूरत हाल नेचुरली अभी काफ़ी ख़राब हुई हुई है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि हालात बद से बदतर होने जा रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली इस सूरत हाल के अंदर बताइएगा कि जो आपका अभी नुकसान है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कितना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया मेहर बुखारी आपका और आपके दुनिया चैनल का। महर, ये तो एक जो है ना वो बहुत बड़ा सानिया है। जिस तरह आपने उसकी मंजर कशी की है, यकीनन मैं भी वही बातें कहना चाह रहा था कि वो जो कहा ना कि बस्ती बसते बसते बसती है और वो पलक झपकते ही लुट जाती है। वो एक ढेर बन जाए तो क्या बीतेगी। वो मैं कहता हूं कि वो उसी को एहसास होगा जो उससे गुजर रहा है। इस रात की तारीकी में खुले आसमान तले बैठा है मेहर, और वो किस तरह से अपने बच्चे, मासूम बच्चे, कभी सांप का डर, कभी किसी और चीज का खौफ, उनके जो बुजुर्ग, उनके वो जो अपाहज जिनको फालज हुआ, वो लोग बेचारे जो है वो कस्मा पुरसी के आलम में पड़े हुए हैं। और कल मैं वो मंजर अपनी आंखों से मैं देख रहा था। मैं लाहौर से रहीमियार खान अपने घर आ रहा था तो मैं, यकीन करें कि मेरी आंखें नम हुए बगैर नहीं रह सकी कि या अल्लाह, ये तो पहले हमारी कमर तोड़ के रख दी थी पंजाब हुकूमत ने किसानों की, इस गंदम के जो आपने खुद बता दिया। तो फिर आप मुझे बताएं कि ये कम्युनिटी जो है ये मुहिब्बे वतन है, ये ना तो अपना माल मता, ये जमीन उठा के कहीं बाहर के मुल्क ले जा सकती है, ना ये जो है वो कोई अपना और काम कर सकती है। हुकूमतों को तो इन पे दस्ते शफकत रखना चाहिए था। इन्होंने जो है वो माफियाज को खुली छूट देकर, मैं आपको याद करा दूं कि 2022 के अंदर भी जो है वो डिजास्टर हुआ, सैलाब आया। उस वक्त किसान सरवाइव इसलिए कर गया कि उसको फसलों के रेट अच्छे जो है वो मिले। आज अगर जो है वो हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, आज हमारे इदारों के पास वो कैपेबिलिटी है नहीं, वो बेचारे क्या करें। वो उनके पास न वो कश्ती हैं, मतलब ये ज़बानी कह देने से तो कुछ नहीं होता ना। रेस्क्यू, रिलीफ और So रिहेबिलिटेशन, let me ये let me तीन bounce जो this हिस्से question, हैं। सर, अगर आप इजाजत दें। इरफान साहब, आप इनकी बात सुन रहे हैं, यकीनन आपका काम सैलाबी सूरत हाल से निमटना है, मगर अब आपके ओहदे के अंदर ही मैनेजमेंट का लफ्ज है। सो डिजास्टर मैनेजमेंट, सैलाब तो आ गया सर, इससे पहले आपने क्या मैनेजमेंट की थी? जी मैं बुखारी साहबा इसको देखना होगा कि ये जो 2025 में पंजाब के साथ हुआ, क्या हमारी पाकिस्तान की तारीख में ये अपनी तौर पे एक यूनिक वाकया नहीं है कि हमारे 3 बड़े रिवर्स एक ही टाइम पे सुपर फ्लड में हैं। और सतलुज वो रिवर है जो पिछले 2 महीनों से एक्सेप्शनल फ्लड में है और इस वक्त हमारे 28 अजला अंडर वाटर हैं। और अगर मैं सिर्फ चनाब की बात करूं तो 10,77,000 क्यूसेक्स 1955 में भी 10,50,000 क्यूसेक्स तक था। उसकी भी अगर लिमिट्स क्रॉस की हैं तो ये बेटर मैनेजमेंट थी कि जिनको टाइमली ब्रीचेस करते गए, बड़ी आबादियों को बचाया। इतने बड़े मैग्नीट्यूड के क्राइसिस के बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि हम बड़े जानी नुकसान से बचे। आप देखें, एक दिन नहीं है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद वो लोगों के साथ ना हो। आज जलालपुर में था तो आज सारा दिन उन्होंने, और हम लोग अभी तक जलालपुर में बैठे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सीनियर मिनिस्टर, इरफान अली साहब, कता कलामी माफ, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ सर। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप लोग अभी रिलैक्स कर रहे हैं। आई नो कि आप लोग परेशान हैं और आप मुतहर्रिक हैं भरपूर तरीके से। मसला सिर्फ ये है सर कि जब मैंने डीजी मेट को इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस साल आपको मई में इतला कर दी थी हर हुकूमत को। मैंने तो सवाल ही नहीं पूछा, आप मुझे वजीर आला का बता रहे हैं। यू डोंट नीड टू सर एज अ ब्यूरोक्रेट, बट द फैक्ट रिमेन्स वो मुल्क से बाहर थी सर, जापान में थी। पेशगी इकदाम की मैं बात कर रही हूँ। जब मई में आपको पता लग गया तो आप लोगों ने मई से लेके अब तक, वी आर नाउ स्टैंडिंग इन सितंबर, कौन से इकदाम किए थे? मुझे अगर आप डेट वाइज बता दें। जी, इस वक्त अगर आप रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो पूरे जो पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हमने किया, जिसमें हमने तकरीबन 21 लाख लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया। अगर एनिमल ट्रांसपोर्टेशन की बात है तो तकरीबन 1.5 मिलियन
जानवरों को हमने सेफर प्लेसेस पे पहुंचाया। मतलब ये वो अर्ली वार्निंग थी कि जिस दिन इंडिया ने 26 अगस्त की रात सिर्फ 8 से 10 घंटों में हमारा अपस्ट्रीम मराला 9,17,000 क्यूसिक्स हो गया, तो ये उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स ही थे। इरफान अली साहब, अगेन कता कलामी माफ, मेरे प्यारे भाई, ये काम आपने किया जब पानी आ गया, जब धचका लग गया, जब चीखें निकल गई। डिजास्टर मैनेजमेंट तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस का नाम है ना, जिसके अंदर मिटिगेशन है, आपकी तैयारी है, प्रिपेयर्डनेस है, रिस्पॉन्स है, रिकवरी के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। जब बह गया तो आपने कश्तियां निकाल के उनको उठा के बैठाया और मुंतकिल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड गॉड ब्लेस यू फॉर दैट, दैट्स योर जॉब सर। मैं प्रिपेयर्डनेस की बात कर रही हूँ सर, लीडिंग अप टू दिस डे सर। टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया, क्लाइमेट चेंज, दुनिया को पता होता है क्या करना है सर। प्लानिंग, रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। जी बुखारी साहबा, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ही थे कि जब विदाउट इंटीमेशन पानी क्रॉस बॉर्डर आया, और ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इन प्लेस थे कि बड़े जानी नुकसान से टाइमली लोगों को इतला करके। सर आपने जोनिंग ही नहीं की। जोनिंग में 2 हफ्ते से मैं देख रही हूँ, कोई रेड जोनिंग, ग्रीन जोनिंग, पहले से मुंतकिल कर देना, पहले से कैंप्स बनाना, पहले से आगाही देना, लोगों को कहना कि आपने इतना राशन रखना है, आप रेड फ्लैग एरिया में, आप ग्रीन फ्लैग एरिया में, आपको जब इतला दी जाएगी आप ये करें। बह गया ना सब सर, बह गया सब। मैं तो, मेरा कहने का मकसद है कुछ चीजें होती हैं विच यू कांट कंट्रोल, एंड देयर अदर थिंग्स जो बड़े पैमाने पे आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत लोगों को आपने अभी रेस्क्यू किया सर, लाखों लोग अभी बेघर सरो सामान है, बेघर है। आई मीन ये कहना आसान है, मगर जस्ट इमेजिन वो एक्चुअली बेघर है, सर पे छत नहीं है सर। तो वो उनके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, इस वक्त तकरीबन 450 रिलीफ कैंप्स हैं, जिनमें ना सिर्फ कुक फूड बल्कि हेल्थ और लाइफ स्टॉक कवर, इसको पूरी तरह से ये कब कायम किए थे ये आप लोगों ने कैंप्स? The moment water enters into the boundaries of Punjab. The moment water enters, that's my problem, sir. Because ये कैंप्स तैयार होने चाहिए थे 2-3 months in advance, sir. पूरी दुनिया में ये होता है, सर. So the moment water enters is too late. ना इसमें बुखारी साहब थोड़ा इसको समझना ऐसे होगा कि रिलीफ कैंप्स द मोमेंट 15 जून को फ्लड सीजन स्टार्ट होता है, ये नोटिफाई हो जाते हैं, उनकी तमाम अमेनिटीज को इंश्योर कर लिया जाता है, और एक एक्टिविटीज कैलेंडर है पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट का। उसमें एक एक चीज को, जिसमें आपकी मॉक एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें आपकी डीसिल्टिंग ऑफ दी वाटर चैनल्स हैं, ये सारे स्टेप्स वो ऑलरेडी इंश्योर किए हुए थे कि इतने बड़े अर्बन फ्लडिंग के सिनेरियोज में भी पंजाब ने प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया। और फिर जब ये इतना बड़ा हमारी तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है, उसमें भी प्रॉपर अर्ली वार्निंग सिस्टम ने अपना काम किया और प्रॉपर इवैक्यूएशन हुई। उसके बाद अब रेस्क्यू के बाद रिलीफ का काम हम पूरी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चीज देखनी होगी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम इज हिस्टोरिकल, is unprecedented in by all means. Absolutely सर, इसके ऊपर तो कुछ गिला ही नहीं है और सवाल ही नहीं है। इंडिया को 126 मिलीमीटर बारिश के मिले मई 2025 के अंदर। अब भारत बहुत बुरी तरह हिट था मई के अंदर भी, आपको मई में ये कर लेना चाहिए था सर। तो ये तो नजर आ रहा था, उधर बारिश है, पागलों की तरह बारिश आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। पी तो नहीं जाना था मोदी ने पानी ना, कहीं तो छोड़ना था इनएविटेबली सर। बट गिव मी अ चांस फॉर अ मिनट। बुखारी साहब, आप मुतमईन हैं, आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उन करोड़ों हमारे किसानों की, लोगों की, कि जिनका पूरा इन्हिसार एग्रीकल्चर पे। आप सियालकोट, नारोवाल, पसरूर, हाफिजाबाद, मंडी भाउदीन, आई मीन यू नेम इट, इस सारे वो इलाके हैं जहां चावल काश्त होता है, मगर ये सभी इलाके इस वक्त एज वी स्पीक सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। सो बुखारी साहब, किसान का एक एकड़ पर कम से कम जो हम खर्चा कैलकुलेट कर रहे थे वो तकरीबन 60-70 हजार रुपए कैलकुलेट हो रहा है। अब तो सारी फसल ही तबाह हो गई, तो सर क्या बनेगा? चावल के साथ साथ कपास, मकई, और क्या गन्ने को भी शदीद नुकसान पहुंचेगा? और अंदाजा क्या है, करोड़ों में, अरबों में? जी मेर, ये अरबों में है, करोड़ों में नहीं है। गुजारिश ये है कि हम ये बात कह रहे हैं, आपने पूछा है तो हरगिज जो है वो मुतमईन, ये डिजास्टर इतना बड़ा है कि हमारे इदारे जो है वो उनके अंदर इतनी सख्ती नहीं है, उनके पास ना इंस्ट्रूमेंट है, ना उनके पास कोई ऐसे आला जात है, ना ऐसी मशीनरी है। मैं आपको काठिया साहब याद दिलाना चाहता हूं कि एक वाकया मैं आपको बता दूं कि रहीम यार खान, मेरे घर के साथ एक नहर टूटी अब्बासिया लिंक के नाम। आप देखिए कि जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट था, और वहां पे 400 एकड़ 300 एकड़ जो है खड़ी फसलें तबाह हुई, लोग तबाह हुए। कि आज से 3 माह पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो 3 दिन तक इनके पास ना एस्क्यूएटर थे, ना डंपर थे। ये हालत है। यानी हमारे इदारे एडवाइजरी हैं कि भाई अपने आपको आप बचाएं, जानते रहना, साढ़े देना रहना। और उस वक्त हमने कहा था
कि अगर इदारों को मजबूत किया होता तो हम फिर कहते इनसे। अब ब्यूरोक्रेसी को डंडा करा दिया जाता है कि ये करो वो करो। जहां पे वजीर आला साहबा जाती हैं वो लशपश जनाब आपको वो कैंप मिलेगा, और उसके बाद आपका मीडिया दिखाता है। कभी जाकर जो देखें। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहता हूं कि जितने हमारे ये सियासतदान हैं, ये एक हफ्ता इन कैंपों के अंदर इनको रखा जाए, इनको एहसास हो। हमारे जितने भी देखें इरफान साहब, आप जवाब देना चाहेंगे जरूर दे दीजिए। मैं डीजी पीडीएमए सिंध सैयद सलमान शाह साहब को भी खुशामदीद कहती हूँ। जी इरफान अली साहब। जी मैं महर इसमें यही कहूँगा कि इस चीज़ को समझना होगा कि ये जो इस साल 2025 में पंजाब के साथ हुआ, इसके लिए आप कोई सजेस्ट बुखारी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, आप ये बता दें कि इस पानी के लिए क्या किया जा सकता था कि फ़ौरन कोई रिज़र्वायर्स बन जाते या फ़ौरन कोई ऐसी चीज़ें हो जाती, मैय्यज़ ली जाती। इसमें मैक्सिमम ये था कि प्रॉपर आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम इन प्लेस होता, आपकी प्रॉपर इवैक्यूएशंस होती, उसके बाद आपका रेस्क्यू और फिर रिलीफ की तरफ आप जाते, और ये तमाम चीजें पंजाब के तमाम सर एडमिनिस्ट्रेटिव वो बुखारी साहब आपको कह तो रहे 2 महीने पहले से रो रहे थे कि फसलें तबाह हो रही हैं, बारिशें नहीं रुक रही। तो अब बारिशों को ओवरऑल क्लाइमेट वक्त करता देखना है होगा। परवरिश वर्षों। ओवरऑल हादसा क्लाइमेट एक दिन में रूनुमा नहीं होता। मैं ये कहता ओवरऑल हूं कि ये वक्त है। देखे काटिया साहब का कोई कसूर नहीं। मैं कहता हूं कि इन्हें तो वो उस सीट के ऊपर बिठा दिया। ये निहत्ते ये कैसे लड़ेंगे? मेरी इनके साथ बात होती रहती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इदारों को किसने बनाना है? ये ये नहीं हमारे लड़ेंगे तो सर मैंने सियासतदान हैं लड़ना है क्या? और किसने लड़ना है ब्यूरोक्रेसी। सर? इट्स नॉट अबाउट द पर्सन, इट्स अ जॉब रिक्वायरमेंट। डीजी पीडीएमए सिंध सैयद सलमान शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप बहुत अच्छा सारे काम कर रहे हैं एंड आई नो यूर ऑन द जॉब। मैं इसलिए बार बार ये कहती रहती हूँ, मुतहर्रिक हैं। सिंध ने कहा कि हम लोग प्रिपेयर्डनेस में 100% है, हम तैयार हैं। सो वो चीज़ जो हमने केपीके में और पंजाब में नहीं देखी सर, वो मुझे जाती तौर पे सिंध में दिखाई दी, एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसों की हद तक, संजीदगी के हद तक। एंड आई कीप सेइंग पंजाब की पूरी ब्यूरोक्रेसी और वजीर आला साहिबा जापान में थे, एंड द टाइमिंग मैटर्स सर, द प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मैटर। मुराद अली शाह का करना ही, ब्यूरोक्रेसी का मुतहर्रिक होना ही टाइमली बहुत बड़ी बात होती है। अब आप बताइएगा सर कि आप की क्या तैयारियां एग्जैक्टली? आज तो तबाही मची हुई है सिंध में भी और कराची में बिलखसूस। जी बहुत शुक्रिया महर साहबा, आपने मौका दिया है। और जहाँ तक तैयारियों की बात कर रहे हैं तो हम इस वक्त 2 चैलेंजेस को मेनली एड्रेस कर रहे हैं। एक तो जो नॉर्थ से पंजाब से पानी आ रहा है और वो एक्सपेक्टेड था कि 5 तारीख आ जाना था, लेकिन अभी तक वो पीक अटेन नहीं हुई है हमारे नॉर्दर्न मोस्ट बैराज गुद्दू बैराज पे। इसी तरीके से जो भी रिसेंट रेनफॉल हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट पूरे सिंध में हुआ है और कराची में भी स्पेसिफिकली ज्यादा हुआ है, तो इन दोनों को हमने चैलेंजेस को अभी फेस किया लास्ट वीक में। अभी 1 बाय 1 मैं दोनों को एड्रेस करूंगा। सबसे पहले तो जो हमारा था दरियाई जो सैलाब है, दरियाई सैलाब के लिए जो हमारी तैयारी थी वो हमने एक स्टेप आगे की रखी थी कंटीजेंसी को रखते हुए और पंजाब की एग्जांपल को देखते हुए कि वहां पे उन्होंने एक सर्टेन लेवल की तैयारी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस लेवल से बहुत ज्यादा हो गया। क्योंकि ये हमने सेम फेस किया था 2022 में, जब सिंध में हमारी तैयारी जो थी उससे 10 टाइम्स ज्यादा बारिशें हो गई थी और पूरा सिंध जो है वो ऑलमोस्ट उसमें सफर मैंने किया था। कवरेज की थी सर, बिल्कुल। जी बिल्कुल, मुझे भी याद है, आप आई थी और जो है सारा उसको देखा था। तो वो तैयारियां जो है ना नेचुरल डिजास्टर्स में जब इस क्वांटम की हो जाए ना, तो वो अनफोर्सीन में फिर डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर सकते अनटिल अनलेस के आपने कोई बहुत ही ड्रास्टिक किस्म के मेजर्स लिए हुए हों पहले से, एक कंप्लीटली जिस तरीके से प्लान्ड वे में हर चीज चली हो। यही तो मैं कह रही हूँ ना शाह जी, यही तो मैं कह रही हूँ। ये अनलेस के वो क्यों अनलेस नहीं हुआ ना सर? आज मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि लोग बाहर निकल गए हैं, हमें बड़ा दुख है गरीब लोगों के लिए, कहाँ जाएंगे? बहुत से तो अब उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी नहीं उनको ले सकते, उनके अपने हालात बुरे हैं। तो सर रिश्तेदारों पे तो इन्हिसार नहीं करना ना, जिंदगी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ तो हुकूमतों ने लिया है जिन्होंने सो कॉल्ड वोट लेके हुकूमतें बनाई हैं सर। सो ये बिल्कुल जी जी, मैं आपको एक थोड़ा सा अर्ज करूं। अभी पंजाब के और सिंध के सिनेरियो को, करंट सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि जो सिंध में जो पानी आ रहा है या जहाँ पे एक्सपेक्टेड है दरियाई पानी, वो कच्चे का इलाका है। और कच्चे के इलाके के जो लोग हैं वो सॉर्ट ऑफ नोमैड्स होते हैं, हर दूसरे तीसरे साल उनके पास पानी आता है, तो वो जाते हैं अपने, यहाँ तो उनका अपना घर होता है या वो अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं। एक रूटीन प्रैक्टिस है जो हर साल होती है। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने 548 रिलीफ कैंप्स आइडेंटिफाई करके गांवों के हिसाब से डेजिग्नेट किए हुए कि इस गांव को बंदा यहाँ पे आएगा।
अभी आप इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जिससे ये वैलिडेट होता है कि वो वहां चले जाते हैं, 1.5 लाख लोग निकाले जा चुके हैं, एक बंदा भी हमारे रिलीफ कैंप्स में नहीं आया। ठीक है, तो उसकी वजह से आप, ये मैं नहीं कहता, ये ह्यूमन नेचर है कि वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है घर में। दैट्स फाइन सर, आप पेशगी अलर्ट दे दें, जोनिंग कर दें, इतला दे दें, अपने अपने तई सारी तैयारियां कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह सर। राशन तैयार करने का कह दें लोगों को कि जो लेस रिस्की एरियाज में है। सर मैं मुख्तसरन रैप अप करते हुए आपसे जानना चाहूंगी शाहजी कि अभी अगले कितने घंटे या दिन क्रिटिकल हैं अभी आपके लिए? देखिए जी, हम तो 6 तारीख को एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अभी ये पानी जो है वो मुसलसल, वो पीक अभी तक नहीं आ रहा। अभी डेली के हिसाब से हम जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं, ये अभी आज 10 तारीख भी गुजर गई है, 11 को कल शाम तक पीक आए। एक एक दिन का आगे हम देख रहे हैं, प्रेशर कम ही है पीछे से, लेकिन ये है कि पानी जो है 11 तक अभी हमारी एस्टिमेशन है कि वो पहुंचेगा, हमारे पास पीक आएगी। ये है क्रिटिकल। और अभी भी आप लोग जरा, अभी भी आप लोग का मुकम्मल काबू है सूरत हाल पे? आप रिलैक्स्ड हैं कदरे? देखिए, रिलैक्स तो कतई नहीं है, क्योंकि देखें पानी तो आ रहा है ना, तो पानी को हमने फाइट तो करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैपेसिटी जो दरियाओं की, बंदों की है, वो इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन किसी टाइम पे भी अपने गार्ड्स को लोअर तो नहीं किया जा सकता। बंदों पे जो है इवैक्यूएशन वाली कहानियां, और जो मतलब के जो एफर्ट्स होते हैं, या जो रेस्क्यू के एफर्ट्स है, उनको तो हमने कम नहीं किया, उनको उसी तरीके से रखा हुआ है, और वो सुपर फ्लड वाली लेवल का रखा हुआ है। जहाँ तक जो है वो ये है कि दुआ है अल्लाह ताला से कि पानी जो है वो हमें उस आजमाइश में ना ही डाले तो बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि डिजास्टर्स जब आते हैं ना, तो उसके बाद फिर जो है वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड करना जैसे आइडियली होना चाहिए, वो अमेरिका जैसी कंट्रीज में भी नहीं होता। हालांकि हमसे कितने ज्यादा डेवलप्ड है, कितने उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उसके बावजूद भी। जी नहीं सर, मैंने तो पिछले हफ्ते, आपको मैं लिंक भेजूंगी, पूरी मिसालों के साथ बताया है कि दुनिया किस तरह तैयार होती है और किस तरह अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज करती है। बहुत सी, यकीन माने, कमाल किस्म के आइडियाज हैं जो अमली, जिनको जामा पहना दिया गया है और अपने पूरे पूरे शहर और पूरी पूरी आबादी को महफूज कर लिया जाता है एट द लोएस्ट कॉस्ट। हम वी आर नोवेयर नियर दैट सर। फंड हमें भी मिल जाते हैं, आपके सूबे को भी वर्ल्ड बैंक से बड़े मिले थे लास्ट टाइम से, मिल जाते हैं। इट्स अबाउट प्रायोरिटीज सर। मुझे मौका दीजिएगा। बिल्कुल मैडम जी, क्विकली बुखारी साहब फरमाई दीजिएगा कि ये अशिया खुर्दोनोश और बेसिक नेसेसिटीज की कीमतें कहाँ जाने वाली हैं अगले चंद हफ्तों में? बड़ा क्लियर कट बताइए। जी मेयर, ये इनकी कीमतें बढ़ेंगी। आपके सामने गंदम को आप देख रहे हैं, इसके बावजूद के जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने वो एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो कि जब किसान को मिलनी थी तो नहीं हुआ, और अब वो 3,000 का हो गया, और वो फायदा उन्हीं लोगों को होगा जिनको हुकूमत पहुंचाना चाहती थी। दूसरा, आपने टमाटर का बताया, सब्जियां सारी जो है वो तबाह हो गई। आपके सामने चावल जो है वो आपको डिस्टर्ब करेगा, उसके रेट्स जो है वो हाई होंगे। आप उसके बाद आप जो दीगर अशिया है वो लेट जो है वो काश्त उनकी होगी, और अगर हुकूमत ये ना खड़ी हुई, आप कॉटन देखें, आप 300% तो अब आप जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, और कॉटन को तबाह कर दिया। और इन हालात के बावजूद मैं आपको ये खबर दे दूं कि 12 मिलें जनूबी पंजाब के अंदर और शुगर मिल की लगने जा रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी है, और ये है कि कोई किसान को, सब नुमाइशी स्कीमें हैं, मैं क्या वो बंद कर दें, और किसान के साथ खड़े हो, अपने जो हुकूमत खजाने का मुंह खोल दे, और किसानों को खाद मुफ्त दे, बीज मुफ्त दे। ये जो आज जरिए इमरजेंसी का ऐलान किया, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो मैं ये कहूंगा कि बिजली के बिल माफ किए जाए तमाम किसानों के। जब आप उनको तंग करोगे, परेशान करोगे, जिनके ट्यूबवेल खत्म हो गए, ट्रांसफार्मर गिर गए, मेहर आप जरा तस्वर तो कीजिए कि उनके क्या उनकी हालत होगी कि उनको खाने को नहीं मिल रहा। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इसको नेशनल डिबेट का हिस्सा बनाइए। बन चुका है सर, सुन तो रहे हैं आप, बन चुका है इरफान साहब। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल क्रेडिट नहीं छीन रही सर। सवाल सिर्फ इतना ही था कि भाई, इंडिया में जब मई में मानसून की बारिशें शुरू हो गई थी, सिंतास मुआहदा भारत मुअत्तल कर चुका था, डीजी मेट ने भी हुकूमत को यहाँ बता दिया था पाकिस्तान में हमारे कि भाई ये आज इस दफ़ा जो है वो तबाही मचने वाली है, तो सैलाब ऐसा आएगा कि वो नंबर्स बता दिए। हमने इंटरव्यू किया, हुकूमत ने पेशगी इकदाम नहीं किए सर, उससे बड़ा उदासी होती है सर। आम आदमी, वो बार बार बुखारी साहब एक ही बात कर रहे हैं सर कि आ जाइए उनके कैंपों में रह लीजिए एक दफ़ा, या उनका नुकसान देख लीजिए। एंड आई एम नॉट सेइंग कि यू नीड टू, ऑफ कोर्स, बट आई एम जस्ट सेइंग ये तो बहुत दुख और बहुत नुकसान, ये मजीद बढ़ेगा ना सर आने वाले दिनों में। 13 करोड़ की आबादी के आप ब्यूरोक्रेट हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। महर, इसमें अब जैसे अगले साल के लिए है कि अभी से 22% अबव नॉर्मल रेनफॉल होगा, जो इस साल हुआ है,
तो अब ये देखें कि इसको सारा एक होलिस्टिकली इस सारी चीज़ को देखना होगा, जिसमें रिजर्वायर्स भी हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, स्ट्रक्चरल मेजर्स और फिर रेजिलियंस अल्टीमेटली इसी तरीके से आएगी। और सबसे पहले तो अब पंजाब में ऑलरेडी हमारा रिस्क असेसमेंट सर्वे वो साउथ पंजाब का कंप्लीट हुआ, सारे रिवर्स को हम कवर कर रहे हैं, बाकी हैजर्ड्स को कवर कर रहे हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट और ओवरऑल जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उनको अब प्रायोरिटी नंबर 1 करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान अली। हमारे साथ मौजूद थे सैयद महमूद बुखारी एंड सैयद सलमान शाह, 2 DGPDMAs फ्रॉम सिंध एंड पंजाब एंड चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वक्त आ गया मुतहर्रिक होने का। ज़कात दीजिए, डोनेट कीजिए, मुतहर्रिक होइए, फिजिकली मुतहर्रिक होइए। दिस इज़ द अल्टीमेट क्राइसिस राइट नाउ। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, गोना बी राइट बैक। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में हमले के बाद आज इजराइल ने एक और इस्लामी मुल्क यमन की दारुल हुकूमत सना पर फिजाई हमले किए हैं, जबकि कतर पर गुज़िश्ता रोज के इजरायली हमलों से सदर ट्रंप ने ना सिर्फ लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है बल्कि इस हमले को इजराइल की अपनी कार्रवाई करार दिया है। नाज़रीन, आज इस मौजू पर होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सदर डोनाल्ड ट्रंप मनसूख कर चुके हैं। अलबत्ता सदर ट्रंप का यह कहना है कि वो इजराइल की जानिब से कतर पर किए गए फिजाई हमले से खुश नहीं है। ये सब अच्छा नहीं हुआ जो हुआ है। सदर ट्रंप ने कतर के अंदर इजरायली हमले को एक तरफा बमबारी करार देते हुए अमीर कतर और कतरी वजीर आजम को यकीन दिलाया है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, जबकि व्हाइट हाउस तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने भी इजराइल हमले को सदर ट्रंप के लिए बेचैनी का बायस करार दिया है। सदर ट्रंप और व्हाइट हाउस तर्जुमान के बयान के जवाब में अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली सफ़ीर डैनी डैनन का यह कहना है कि हम हमेशा अमरीकी मुफादात के लिए काम नहीं करते, बाज़ औक़ात फैसला करके सिर्फ इतला दे देते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कतर में हमले के बाद नताइज क्या होंगे इस पर तबसरा कबल अज़ वक्त है, ताहम ये फैसला दुरुस्त था और हम दहशतगर्दों को हर जगह निशाना बनाएंगे, चाहे वो गजा में हो, लेबनान में हो या फिर कतर में। जबकि अमरीका में इजरायली सफ़ीर ने धमकी दे दी है और वो ये है कि अगर कतर में हमास रहनुमा जिंदा बच भी गए हैं तो अगली बार वो जिंदा नहीं बचेंगे। इजरायली सफीर का यह दावा अपनी जगह, मगर नाजरीन, इजराइल के फौजी हलकों में कतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने जाने और एहदाफ हासिल करने से मुत्तल्लिक तशवीश में इजाफा हो रहा है। हालांकि इस हमले की बराह रास्त निगरानी इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने खुद की थी और इजरायली वजीर दिफा ये दावा कर चुके हैं कि इजराइल अपने दुश्मनों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं छोड़ेगा। इजरायली चैनल 12 ने इजराइल की जानिब से दोहा हमले में एहदाफ हासिल ना होने से मुतल्लिक रिपोर्ट किया है कि इजराइल ने हमास रहनुमा को निशाना बनाने के लिए मोबाइल फोन सिग्नल्स को बतौर इंटेलिजेंस टूल इस्तेमाल किया, मगर जब इन हमास रहनुमा को निशाना बनाया गया तो वो अपने मोबाइल फोन्स कमरों में छोड़कर नमाज पढ़ने के लिए जा चुके थे। इजराइल की जानिब से कतर पर हमले की तैयारी के मराहिल और हमले में शामिल जहाजों से मुतल्लिक गल्फ न्यूज के मुताबिक इजराइल के स्टेल्थ जेट्स ने रेडार से बचते हुए 2250 किलोमीटर का फासला तय करके दोहा में हमला किया और इस हमले में शामिल 10 फाइटर जेट्स ने एक ही मौके पर 10 मिसाइल एक ही टारगेट पर दागे। आला इजराइल ओहदेदारों ने CNN को यह बताया है कि इस ऑपरेशन की प्लानिंग पर महीनों लगे और इजराइल के F-31I और F-15I ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और हवा में ही रिफ्यूलिंग भी की गई। गल्फ न्यूज के मुताबिक इजराइल ने दोहा में जिस जगह को निशाना बनाया वो अल उदैद एयरपोर्ट से फकत 30 किलोमीटर के फासले पर थी, जबकि अल जजीरा ने इस ऑपरेशन से मुतल्लिक लिखा है कि इस ऑपरेशन में 15 इजरायली फाइटर जेट्स और ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए। उन्होंने 10 मिसाइल दागे। समिट ऑफ फायर नामी ऑपरेशन की तैयारी कम अज कम 2 से 3 महीनों पहले शुरू कर दी गई थी। अल जजीरा के मुताबिक अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि इजरायली जेट्स ने किस किस मुल्क की एयर स्पेस इस्तेमाल की है, मगर ये यकीन से कहा जा सकता है कि इन जहाज़ों ने शाम और इराक की फ़िज़ाई हदूद ज़रूर इस्तेमाल की हैं। कतरी वजीर आजम ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल हमले का जवाब देने का पूरा हक रखता है। हमले में शहीद होने वालों से मुतल्लिक अभी तक हमास ने खलीलुल हया के बेटे एक मुआवन समेत 6 दीगर अफराद की शहादत की तो तस्दीक कर दी है और साथ ही हमास का यह भी कहना है कि हमास के रहनुमा खलीलुल हया महफूज हैं। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने इजरायली हमले से मुतल्लिक तफसीलात शाया की हैं। द टेलीग्राफ के मुताबिक इस इमारत की तस्वीर भी शायद कर दी गई हैं कि जिस पर 10 मिसाइल दागे गए। नाज़रीन, कतर में इजरायली हमले के बाद बैनुल-अक़वामी अखबारात के ज्यादातर तज्जिए इस अमर की जानिब निशानदही कर रहे हैं कि इजराइल की जानिब से कतर पर हमला उस सुर्ख लकीर को अबूर करने के मुतरादिफ है कि जो
सफारतकारी में खींची जाती है। यानी कि तमाम बड़े अखबारात ने मामूल से हटकर इजराइल के हमले पर आलमी दुनिया की मुजम्मत और कंडेमनेशन को खसूसी कवरेज दी है। हम आपके सामने कुछ अखबारात की शह सुर्खियां और तज्जिए रखते हैं। स्काई न्यूज ने यह लिखा है कि इजराइल की दिफाई फोर्सेस की तरफ से अपने अहदाफ हासिल करने में नाकामी के बावजूद हमले को दुरुस्त करार देना। इजराइल ने न सिर्फ कतर और मशरक़ वस्ता बल्कि वाशिंगटन जैसे करीबी इत्तेहादियों को भी नाराज कर दिया है। हालांकि स्काई न्यूज के मुताबिक कतर में अभी तक किसी को यकीन नहीं आ रहा कि एक ऐसा मुल्क कि जो इस तनाज़े और पूरी की पूरी सूरत हाल में बिल्कुल न्यूट्रल रहा था, सालिसी का किरदार अदा कर रहा था, उस पर हमला कैसे किया जा सकता है। और फिर द गार्डियन ने अपने तज्जिए में लिखा है कि इजराइल के कतर पर हमले ने अमेरिका को एक ऐसी मुश्किल में फंसा दिया है कि जहां एक जानिब व्हाइट हाउस को हमास के खिलाफ इजराइल की हमायत भी करनी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका को खित्ते में अपने अहम तरीन इत्तेहादी से ताल्लुकात भी बहाल रखने हैं। कतर पर इजरायली हमले से सदर ट्रंप बिल्कुल उसी तरह बेखबर थे कि जिस तरह जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो उन्होंने उनको साइडलाइन कर दिया था। द गार्डियन ने मौजूद सूरत हाल पर ट्रंप इंतजामिया को दरपेश मसाइल से मुतल्लिक लिखा है कि ट्रंप इंतजामिया की मुश्किल का अंदाजा करने के लिए इतना ही सिर्फ काफी है कि व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट एक जानिब ये भी कह रही हैं कि अमेरिका के करीबी इत्तेहादी और खुद मुख्तार रियासत कतर की जो अमन और जंग बंदी के लिए अहम तरीन किरदार अदा कर रही थी, उस पर बमबारी करना अमेरिकी और इजरायली मुफादात में नहीं है। दूसरी तरफ वो ये भी कह रही हैं, हमलों का ये कहकर दिफा कर रही हैं कि गजा के बासियों को बदतर सूरत हाल से निकालने के लिए हमास को खत्म करना भी एक अच्छा कदम है। अमेरिका की इसी मुश्किल से मुतल्लिक अमेरिकी अखबार द इंडिपेंडेंट से बात करते हुए द सूफॉन सेंटर के तज्जियाकारों का यह मानना है कि कतर पर इजराइल के गैर मामूली हमले ने एक मुश्किल सवाल को जन्म दे दिया है कि अगर कतर जैसी रियासत को जो एहतियात, गैर जानिबदारी और अमन के क़याम के लिए पुरअज़म है, उसके किरदार की सजा दी जाती है, तो फिर मुस्तकबिल में सालिसी के लिए कदम उठाने की हिम्मत कौन करेगा। जबकि द इंडिपेंडेंट ने अपने एक और तज्जिए में लिखा है कि इजरायली हमले के बाद क्या वो वक्त आन पहुंचा है कि जब कतर को सदर ट्रंप को देने जाने वाले $400 मिलियन मालियत के पैलेस इन द स्काई जेट वाले तोहफे पर पछतावा हो। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कतर पर हमला करके इजराइल के लिए ना सिर्फ मुश्किल खड़ी कर दी है, बल्कि इस हमले ने इजराइल के ऑप्शंस को भी मजीद महदूद कर दिया है। और गजा में जंग बंदी कब होगी, कैसे होगी, इस बारे में भी अब कुछ नहीं कहा जा सकता। अखबार के मुताबिक कतर पर हमले से सदर ट्रंप की आलमी अमन की कोशिशों को भी बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि कतर ने गजा में जंग बंदी करवाई, फिर आपको जिस तरह मालूम है रवांडा, कांगो, आर्मीनिया, अजरबैजान के तनाज़ात भी हल करवाने में कतर ने अहम तरीन किरदार अदा किया। और कतर की कोशिशों से वेनेजुएला और रशिया से अमरीकी अर्गमालियों की रिहाई भी मुमकिन हुई। मगर मंगल को नेतन्याहू के हमले ने गजा में अमन के लिए वो रास्ता बंद कर दिया है कि जो कतर से होकर हासिल किया जा सकता था। जबकि अमरीकी थिंक टैंक ने अब यह खदशा जाहिर कर दिया है कि कतर के बाद इजराइल टर्की पर भी हमला कर सकता है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो माइकल रूबिन का यह कहना है कि इजराइल कतर में हमास रहनुमाओं पर हमले के बाद टर्की से मुतालबा कर सकता है कि वो हमास रहनुमाओं को फौरी मुल्क बदर करे या फिर उनके ठिकानों से 150 फुट के फासले पर रहे। नाज़रीन, जहां एक जानिब कतर को महफूज पनागाहें समझने वाले हमास रहनुमा का ख्याल या अंदाज़ा गलत साबित हुआ है, वहीं ये बहुत ज़्यादा अहम है कि कतर और अरब दुनिया के जो कि अपनी तेल की ताकत को बतौर लेवरेज और अमेरिका पर दबाव के लिए भी इस्तेमाल करती रही है, वो लेवरेज अभी इस हमले ने ख़त्म कर दी है। साथ ही कतर को बतौर आलमी तनाज़ात के सालिस के स्टेटस को भी बहुत बड़ा धचका लगा है। और फिर यही वजह है कि गुज़िश्ता सऊदी अरब की जानिब से भी गुज़िश्ता दिन इजरायली हमले की न सिर्फ मजम्मत की गई, बल्कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कतरी हम मनसब और कतरी वज़ीर आज़म को फ़ोन करके ये भी यकीन दिलाया कि सऊदी अरब कतर की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर मुमकिन ताल्लुक फराहम करेगा। BBC ने अपने तज्जिए में इस हवाले से ये लिखा है कि कतर 13 साल से ज़ायद अरसे से एक सालिस के तौर पर अहम हैसियत रखता है। 2007 में जब हमास ने गजा पर कंट्रोल हासिल किया तो आलमी बरादरी के बेशतर ममालिक ने इसे नजरअंदाज किया। कतर ने उस वक्त हमास के लिए माली और सियासी मदद फराम करने का कदम बढ़ाया। कतर ने गजा में ताहाल अपना खसूसी एलची सफीर मोहम्मद अल अम्माद को तैनात किया हुआ है, जिन्हें फलस्तीनी अक्सर असल गवर्नर करार देते हैं, क्योंकि वो इमदाद और तामीर नौ रिकंस्ट्रक्शन के मंसूबों की बराह रास्त निगरानी भी करते हैं। तेहरान में हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया की हलाकत के बाद
इस तंजीम ने खामोशी से ईरान में अपने कुछ अहदेदारों को कतर मुंतकिल कर दिया कि जिनकी तादाद 1000 के लगभग बताई जाती है, और वो कतर को खित्ते में अपने लिए सबसे महफूज सेफ अड्डा समझते थे। मगर दोहा में हमास के दफातर पे हालिया इजरायली हमले ने इस तस्वुर में भी दरार डाल दी है कि कतर हमास रहनुमाओं के लिए महफूज तरीन पनाहगाह है। इस वाक़े के बाद खित्ते के किसी भी मुल्क के लिए हमास की मेज़बानी जारी रखना मजीद मुश्किल दिखाई दे रहा है। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात कतर पहुंच चुके हैं, जबकि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कल दोहा पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। सर, फरमाइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली सफ़ीर का ये कहना है कि अमरीकी मुफादात के लिए हम काम नहीं करते और बाज़ औक़ात तो हमला करके बाद में इतला देते हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त था और हम दहशतगर्दों को हर जगह निशाना बनाएंगे, अब वो गजा हो, वो लेबनान हो या वो फिर कतर हो। जबकि अमेरिका में भी इजरायली सफीर धमकियां दे रहा है सर कि अगर कतर में हमास रहनुमा भी जिंदा बच गए हैं तो अगली बार वो जिंदा नहीं बचेंगे। इज दिस द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सर? जी, कुछ ऐसा ही दिख रहा है जी। और इसराइल की जो कुव्वत है वो इतनी बेलगाम हो चुकी है कि कोई उसको रोक नहीं सक रहा। और उसकी बड़ी वजह तो अमेरिका की पुष्टपनाही है, और अमेरिका की हुकूमत भी मजबूर है क्योंकि जूइश लॉबी जो है उसने जकड़ के रखा हुआ है अमेरिकी हुकूमत को। चुनाचे इसराइल का इस वक्त हाथ रोकने वाला कोई नहीं। बड़ा अरसा तक तो जो अरब ममालिक हैं वो समझते थे कि इसराइल और ईरान एक दूसरे को कमज़ोर करते रहेंगे तो इनके लिए मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन अब उनको भी मेरे ख्याल में अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब तो वो अरब मुल्कों के अंदर भी आके इस किस्म के वाक़यात कर रहे हैं। और अगर आज कतर में हुआ है तो किसी और अरब मुल्क में भी हो सकता है। तो मेरा तो ख्याल में ये उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि इस किस्म का बेलगाम घोड़ा जो है उसकी मौजूदगी में हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्या ऑप्शन हो। मेरा नहीं ख्याल कि शॉर्ट टर्म उनके पास कोई ऑप्शन है, क्योंकि जब वक्त था तो उन्होंने वो एक्सरसाइज नहीं की, ना उनका डिप्लोमेटिक बाइकआउट किया, ना उनकी कोई प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला अमेरिका ने जो दिया हुआ था इन सबको, शायद ये तमाम ममालिक अब सोचेंगे कि हमें दूसरी ऑप्शंस भी जनरेट करनी चाहिए, और शायद इनका झुकाव अब चीन और रूस की तरफ ज्यादा हो जाए। मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि इसराइल तो रुकने को नजर नहीं आ रहा, और वो एक धुन सवार है उनको कि हम गजा के सारे लोग मार दें और वहां पे खाली कराए। अभी गजा से आपने खबर सुनी होगी तो गजा से वो कह रहे हैं कि जी आप खाली करके मुकम्मल इवैक्यूएशन, एब्सोल्युटली, और वो क्रैम्प हो जाएंगे सारे एक जगह पे, और ये वहां पे बैठ के अपनी रिवीरा बनाएंगे, सेटलमेंट्स बनाएंगे, जो भी करेंगे। मैंने देखा है कि इतना बड़ा जुल्म भी नजर आ रहा है और इतनी बेबसी भी। तो सर, आपने इतनी देर सफारती करियर में दोहा में भी सर्व किया है, एंड यू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन, यू अंडरस्टैंड द माइंडसेट। ये बताइए, अरब दुनिया इस हमले को एक यूनाइटेड असॉल्ट के तौर पर देख भी रही है, या इज दिस अ लॉट ऑफ वर्ड्स एट प्ले? और ये मैं इसलिए भी आपसे पूछ रही हूँ बिकॉज क्या कतर इस हमले का जवाब देगा या नहीं? नोबडी कैन सर्टनली आंसर दैट राइट नाउ। ये बड़ा जरूरी सवाल है सर। सर की क्या हिम्मत है जी, कैसे करेगा वो? कतर नहीं कर सकता कुछ भी। कतर ने वैसे तो एक अच्छा काम शुरू किया हुआ था कि वो तो मीडिएशन करवाता और अमन के लिए काम करता, लेकिन उसके बावजूद इसराइल जो है वो इस वक्त कुछ सुनने को तैयार नहीं। तो मैं नहीं समझता कि कतर के पास कुछ भी ऐसा है कि वो जवाब दे सके। अब सिर्फ ये है कि ये सारे अरब ममालिक जो हैं ये मिलकर जरा लम्हा फिक्रिया है इनके लिए कि अब ऐसे इसराइल को जो ग्रेटर इसराइल के नक्शा लिया फिरता है, और उसमें आपको पता है कि ये सारे जो अरब ममालिक हैं इर्द गिर्द, उनके मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर, हत्ता कि सऊदी अरब का भी कुछ हिस्सा उस मैप में है, बिल्कुल अपने उस ग्रेटर इसराइल में शो करता है। तो ये तो अगर ये इन्होंने कोई मिलकर कोई कदम ना उठाया तो ये मामला उस तरफ चल रहा है। मेरे ख्याल में ये अब कोई शक रहना नहीं चाहिए, और अगर अभी भी इन्होंने अगर मिलकर कुछ काम ना किया, खाली मजम्मत कर देने से तो काम नहीं बनेगा। कोई किसी किस्म का रिएक्शन तो करना पड़ेगा। अब लेट्स सी कि क्या करते हैं, ये कलेक्टिवली कर सकते हैं। So the fact that sir ऑयल इकोनॉमी, ट्रेड, ये सब कुछ एट स्टेक है। अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए बेशतर इनमें से अरब ममालिक ने तो इजराइल को तस्लीम भी कर लिया। रियलिस्टिकली अब अरब दुनिया किस हद तक मुत्तहिद होगी, या आज भी इनफरादी मुआशी तरजीहात को ही सामने रखा जाएगा? देखिए, वो इस वक्त तो अरबों को अब वाज़ेह हो जाना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो मिडल ईस्ट पॉलिसी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो इजराइल है।
और उसी के थ्रू करेंगे। पहले तो आपने सही कहा कि अब्राहम्स अकॉर्ड का बड़ा एक आया गया माहौल सा, कुछ लोगों ने शामिल हो गए, कुछ मुल्क जो है सोच रहे थे, और एक वाहिद जो मुखालफत इसराइल की थी वो ईरान की तरफ से। लेकिन ईरान को भी उन्होंने इतना पाउंस किया है, ठीक है ईरान ने कुछ जवाब भी दिया है, लेकिन ईरान में भी अकेले में इतनी इस्तात नहीं, उसकी सारी प्रॉक्सीज भी खत्म हो गई हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब इन लोगों के पास कोई ऐसी चॉइस है सिवाय इसके कि ये चीन या रूस की तरफ देखना शुरू करें और अमेरिका को इस बात का एहसास हो कि हमने जरूरत से ज्यादा इसराइल का साथ दे दिया है, अब तो ये सारे मुल्क हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। जहां तक तजारत का ताल्लुक है और जहां तक तेल की तजारत का ताल्लुक है, अमेरिका तो तेल पे डिपेंडेंसी नहीं है मिडिल ईस्ट की, तो सर कतर कलामी इमाम मुझे बताएगा, द गार्डियन अपने तज्जिए में लिख रहा है कि इजराइल के कतर के हमले ने अमेरिका को एक बड़ी मुश्किल पोजीशन में डाल दिया है। वो एलाइज भी हैं एक साइड पे, दूसरी तरफ हमास के हवाले से भी मजम्मत करनी है इजराइल के लिए। हाउ डू यू सी दिस सर? मैं नहीं समझता जी। देखें, जहाज 4 मुल्क क्रॉस करके आए उनके, और रास्ते में मैंने ये सुना कि एयर फ्यूलिंग भी हुई है अमेरिकन जहाजों से। अगर ऐसा सब कुछ है, और अभी तक तो मैंने यही देखा है कि इसराइल कोई ऐसा काम नहीं करता जो अमेरिका से जिसकी क्लियरेंस ना ली हो या आशीर्वाद ना ली, ये ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कभी कभार कोई इस तरह का सरफिरा आपका जो पालतू बच्चा हो वो कुछ कर सकता है, गलत हरकत भी कर सकता है, और मुमकिन है नेतन्याहू ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ कर भी लेंगे, लेकिन अमेरिका उनका साथ नहीं छोड़ेगा किसी सूरत में। मेरा ख्याल है कि अमेरिका को बताया गया होगा। अब वो अपने एलाइज को ना छोड़ने की वजह से, उनको अपने साथ रखने की वजह से वो ये एक कहानी घड़ रहे हैं कि जी हमें बिल्कुल आखिर पे बताया गया और हमारा कुछ नहीं है। मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो है उसको बताया जाता है, इसराइल हर चीज वो करता है। और सर रूट और रीफ्यूलिंग और जो रूट लिया गया इजरायली जहाजों का, रीफ्यूलिंग की गई और जो रिपोर्टिंग हो रही है कंप्लिसिटी तो नेबरिंग ममालिक की भी आया हो रही है। देखें, अब अगर एक सबक ये सीख सकते हैं तो वो ये सीखें, वो जो कहते थे ना, वो एक कहानी थी कि पहले वो पढ़ाई के लिए आए, मैं चुप रहा, फिर वो फलाने के लिए आए, मैं चुप रहा, फिर वो मेरे लिए आए तो कोई बोलने वाला नहीं था। ये वही माहौल बन जाएगा। अभी तो वो जनूबी लेबनान को उन्होंने दबाया हुआ है, जॉर्डन में तो वो बोल ही नहीं सकते हैं, बल्कि वो तकरीबन उनका साथ देते। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर वो दायरा फैलाते चले गए तो आप ये देखें, ये एक एक करके सारे अरब ममालिक उसकी जद में आ जाएंगे। मैंने आपसे वो जिक्र किया उस नक्शे का जो नेतन्याहू साहब ये फिरते हैं, उसमें तो आधा सऊदी अरब भी शामिल किया हुआ है ना, आधा तो नहीं लेकिन टॉप नॉर्थ का काफी हिस्सा जो है ना उन्होंने शामिल किया हुआ है। इसलिए ये सारों को अब सोचना चाहिए कि भाई अगर हम इकट्ठे अब ना हुए, खाली मजम्मत की खातर नहीं, तो प्रैक्टिकल स्टेप्स के लिए, तो फिर ये उनके लिए दोबारा शायद मौका ना आए, क्योंकि फिर आज कतर की बारी है, अल्लाह खैर कहीं और अटैक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद थे। मूविंग ऑन अ बिट क्लोजर टू होम, गुज़िश्ता रोज़ नेपाल में होने वाले तारीख के बदतरीन एहतजाज में अब तक 22 हलाकतें और 4 वज़रा समेत मुल्क के वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, जबकि पार्लियामेंट की अमारत, सुप्रीम कोर्ट, सिंगा दरबार, गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स, पुलिस स्टेशन, सियासी शख्सियात की रिहाइश गाहें और बेशतर सीनियर रहनुमाओं के निजी घरों को नजर आतिश कर दिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त नेपाल के बेशतर इलाकों में गैर मुइना मुद्दत का कर्फ्यू नाफिज है, जबकि पार्लियामेंट के बाहर मुसल्लह फौज तैनात कर दी गई है। नेपाल में होने वाले एहतजाज के दौरान जिन इमारतों को नजर आतिश किया गया, इनमें साबिक वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली, साबिक वज़ीर आज़म और सदर रामचंद्र जो हैं उनकी भी रिहाइश गाहें शामिल हैं। अब घर में मौजूद साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया राजी लक्ष्मी को जिंदा जला दिया गया। जब मुजाहिरीन ने साबिक वज़ीर आज़म के घर को आग लगाई तो उस वक्त राजिया लक्ष्मी घर के अंदर मौजूद थी। इन्हें तशवीशनाक हालत में हस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना ला सकीं और दम तोड़ गईं। This is very, very unfortunate. I fail to understand what good will come out of this, what stability. लेकिन मुस्तदिका इतलात है नाजरीन के एहतजाज में हिस्सा लेने वाले जेन जी और जेन अल्फा ने ये कम्युनिकेट किया है कि सारी तबाही जो है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उनका ये मौक़िफ़ है कि उनकी तहरीक को मौका परस्तों ने हाईजैक कर लिया। मुजाहिरीन की जानिब से एक तहरीरी बयान भी दिया गया है कि नेपाल की जेन जी के एहतजाजी मुजाहिरे का वाज़ेह मकसद का मुतालबा, द नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत और बदउनवानी का खात्मा है। हमारा मकसद कभी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों को मुतासिर करना या फिर किसी को हमारी तहरीक का गलत इस्तेमाल करने देना नहीं था। ताहम रात गए
फौज के तर्जुमान राजा राम की जानिब से एक बयान सामने आया है नाजरीन कि हम पहले हालात को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के पाबंद हैं। फौज की जानिब से बेशतर इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक कर्फ्यू अगले 24 घंटों तक बरकरार रहेगा। फौज के तर्जुमान ने यह भी इतला दी है कि मुतलका जो फ्रीकैन हैं वो बहराम ख़त्म करने के लिए मसले के हल के लिए राब्ते में हैं और मुस्बत इकदाम ये है कि मुजाहिरीन हर बातचीत के तमाम दरवाजे बंद नहीं करें बल्कि हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात की तैयारी की जा रही है। जबकि साबिक जज बालाराम ने हुकूमत से मुज़ाकराती टीम तश्कील देने और फिर नए इलेक्शंस कराने का मुतालबा कर दिया है। उनके बकौल पार्लियामेंट तहलील होनी चाहिए और निगरान हुकूमत तश्कील दी जानी चाहिए। हैरानकुन बात यह है नाजरीन कि नेपाल में 240 साल बादशाहत रही और 2008 से अब तक 17 साल से नेपाल में जमहूरी हुकूमत है। 2006 में चलने वाली एक तवील तहरीक के नतीजे में बादशाहत को ख़त्म कर दिया गया और फिर नेपाल को एक वफाकी जमहूरिया करार दे दिया गया। पहली आइन साज असम्बली को नए आइन का मुसवदा तैयार करने के लिए मुंतखब भी किया गया और फिर 2015 में एक नया आइन नाफिज किया गया कि जिसने नेपाल को एक वफाकी डेमोक्रेसी के तौर पर 3 दर्जाती वफाकी सूबाई और मकामी हुकूमती ढांचे के साथ कायम किया। अब जमहूरी दौर के इन 17 सालों में 13 से ज़ायद वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए मगर बदकिस्मती से वहाँ अब तक कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। जमहूरी दौर में बहुत से वज़ीर-ए-आज़म को पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए हटा दिया गया। ये अक्सर सियासी इत्तेहाद की तब्दीली, हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर टूट फूट या फिर वज़ीर-ए-आज़म की अपनी पार्टी के अंदर इक़्तिदार की अंदरूनी कशमकश का नतीजा रहा। मुतवातिर इंतख़ाबात और किसी एक जमात के लिए वाज़े अक्सरियत ना होने की वजह से हवा में मौलक पार्लियामेंट और कलील मुद्दत मखलूत हुकूमतें कायम रहीं। सो देयर इज़ नॉट बीन अ स्टेबल गवर्नमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मगर सबसे बड़ा आज सवाल ये है कि इस तरह की पुरतशद्दुद प्रोटेस्ट और एहतजाज से जिधर इतने अनप्रेसिडेंटेड तौर पे खून रेजी हो रही हो, कुछ भला निकलते कभी नहीं देखा। देयर इज़ नो स्टेबिलिटी, ईदर इट लीड्स टू मोर केओस और ईदर इट लीड्स टू एक और अथॉरिटेरियन रिजीम। सो ये वो बात है जो बहरहाल जेन जी और जेन अल्फा को भी सोचनी होगी, प्रोटेस्टर्स को सोचनी होगी और दूसरी तरफ हुकूमतों को और इदारों को ये सोचना होगा कि गैगिंग नहीं कर सकते नई जनरेशन की। इनको सुनना है, इनके मसाइल को हल करना है और इनका एतमाद बहाल करना है इन गवर्नेंस एंड ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट, रोजगार फराहम करना है। मोर फैक्ट्स ऑन दिस टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।